हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माइंड ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा हम लोग फिर से चालू करने वाले हैं आज हमारा पार्ट 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था पार्ट 1 के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर्स किए थे। अब करते हैं थोड़े शॉर्ट आंसर्स के बारे में प्रैक्टिस और क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा शॉर्ट आंसर्स किस बारे में है और जरा डिस्कशंस करते हैं शॉर्ट आंसर्स के बारे में कि कैसे उनको प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आंसर करना है। वही सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे और समझेंगे कि थोड़े से मार्क्स जब बढ़ जाते हैं तो कितना चेंज करना पड़ता है आंसर की लेंथ और आंसर के पर्सपेक्टिव में कि आंसर कैसे देना है हमें। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में कौन सा स्टेप लेना पड़ता है, जरा आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है आपको, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन, the following steps are to be undertaken in the organizing process। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से जो आपको अंडरटेक करना पड़ता है वो कौन से स्टेप्स होते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहला आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कि पहले आइडिया लाओ, आइडिया लाओ, आइडिया लाओ, आइडेंटिफाई करो, आइडिया लाओ कि आइडिया क्या था, प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई काम क्या करना है, फिर उसके बाद उसके हिस्से कर दो ना। काम क्या करना है पहले आइडेंटिफाई करो, आइडिया लेके आओ उसका, आइडेंटिफाई करो और फिर उसके हिस्से कर दो, फटाक से खूब सारे हिस्से कर दो। क्या कर दो, खूब सारे हिस्से कर दो। मतलब आइडेंटिफिकेशन करो और फिर खूब सारे हिस्से कर दो, खूब सारे हिस्से कर दो। मतलब क्या, मतलब क्या, पहले आइडेंटिफाई किया फिर खूब सारे हिस्से कर दिए। डिवीजन ऑफ वर्क किसे बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट देना, डिवाइड कर देना, उसे डिवीजन ऑफ वर्क कहा जाता है। क्लियर है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन द अकॉर्डेंस विद प्रीवियस डिटरमाइंड प्लान। कि भैया पिछली बार जो प्लान्स हमने इस्तेमाल किए थे उसके अकॉर्डिंग उसको भी नजर में रखो और हमने जो काम हमें करना है, जो हमें अचीव करना है टारगेट, उस अचीवमेंट के हिसाब से हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, काम के हिस्से करेंगे और हम उस हिसाब से काम को डिवाइड करेंगे। क्योंकि अपना अपना काम अगर लोगों ने कर दिया तो हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को तो अचीव कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आइडेंटिफाई करो फिर डिवाइड कर दो। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क। क्या ऐसा होना चाहिए कि मैनेजेबल हो। देखो जब अपन एक से, जब वैसे मम्मी बोलती कि भैया सामान वगैरह उठाकर दूसरे कमरे में जाके रखना है या नीचे से सामान उठा के फर्स्ट फ्लोर पे रख के आना है, और बेटा अपन क्या करते हैं, बहुत आलस आता है ना, तो क्या करते हैं सारा सामान एक साथ ले लेते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके जा रहे होते हैं। मम्मी बोलती गिरा देगा सामान, गिरा देगा, हट दे उसको, एक एक करके लेके जा, 3 बार चक्कर काटेगा, उसमें क्या दिक्कत है तेरे को। लेकिन हमको तो क्या, हमें तो आलस आ रहा है ना, मम्मी मुंह पे थोड़ी बोल सकते हैं। तो बेटा टास्क जो होना चाहिए मैनेजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ सारा का सारा पूरा सामान लेके जा रहे हैं और बीच में गिरा दिया कुछ सामान और फिर पिटाई भी खा रहे हैं, ठीक है, मार भी खा रहे हैं। तो समझ क्या आया, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क। मैनेजेबल टास्क होने चाहिए सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। कि डुप्लीकेशन जो होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं और आप जो काम कर रहे हैं वो दोनों सेम ना हो, सेम ना हो, वो दोनों सेम ना हो, ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। क्या ना हो, ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, कैन बी अवॉइडेड एंड वर्कलोड कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग एम्प्लॉइज। और वर्कलोड जो होता है बेटा, वर्कलोड मतलब काम का जो प्रेशर होता है वो क्या होगा बेटा, वो भी डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। जैसे दुख बांटने से कम हो जाते हैं, है ना, प्यार बांटने से बढ़ जाता है, वैसे ही बेटा बांटने से आपका काम जो है वो कम हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मैं बोलूँ एक जिम्मेदारी जो होती है कि एक इंसान को सारा काम करने की, वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क करने से। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो ना यार, इसको फाइनेंस कर दो, इसको आप वो कर दो, इसको लीगल कर दो, इसको एचआर कर दो, इसको भैया प्रोडक्शन कर दो, तो भैया डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दो, डिपार्टमेंट्स बढ़ा दो। वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, जब काम जो है स्मॉल टुकड़ों में बांट दिया जाए या मैनेजेबल एक्टिविटीज में बांट दिया जाए, देन दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर, जो काम सिमिलर हो नेचर में उनको ग्रुप कर दो, उनको एक साथ मिला दो
एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि भैया फाइनेंस के साथ फाइनेंस से डील करने वाले लोगों को एक ग्रुप में डाल दो और उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट नाम दे दो। कानून की बातें करने वाले जितने भी लोग घूम रहे थे, इनको पकड़ो, सबको एक कमरे में डालो, बोल दो लीगल डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक प्रोडक्शन, ये जितने भी लोग प्रोडक्शन करने वाले की जो काम करते थे, सामान बनाते थे, इन सबको पकड़ के लेके आओ, एक कमरे में डाल दो, बोल दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एचआर वाले एक एक करके जो लोगों की सहायता करते रहते हैं और भैया लोगों को मैनेज करते रहते हैं, उन लोगों को पकड़ो और एक कमरे में डाल दो, बोल दो एचआर डिपार्टमेंट है। समझ आया? ये क्या है बेटा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिमिलर काम करने वाले लोगों को इकट्ठा करो और उसको एक डिपार्टमेंट घोषित कर दो, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब यार असाइन भी तो करनी पड़ेगी ना ड्यूटी, डिपार्टमेंट बना दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, अब ड्यूटी तो बताओ, काम तो बताओ क्या करना है। वंस द डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, जब डिपार्टमेंट बन जाए, ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, कि भैया यहाँ पे एक चार्ज होता है, एक इंडिविजुअल इसको चला रहा होता है, कॉल्ड डिपार्टमेंटल हेड। अब ये जो एचओडी होते हैं, एचओडी क्या होते हैं बेटा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होते हैं? वही डिपार्टमेंटल हेड होते हैं आपके। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, एचओडीज होते हैं ना आपके यहाँ पे, कि साइंस डिपार्टमेंट का एक अलग एचओडी है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक अलग एचओडी है, ठीक है। वो एचओडीज क्या करते हैं? एचओडीज बेसिकली उनका काम है कि वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लोगों को काम बांटने की। देखो ना, जो प्रिंसिपल होता है, जैसे मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सारे एचओडी को क्या करता है बेटा? प्रिंसिपल जो है सारे एचओडीज को बोलता है कि देखो, साइंस वाले एचओडी को बोलता है, कॉमर्स वाले एचओडी को बोलता है कि भैया सुनो, आप लोगों की जिम्मेदारी है। आर्ट्स वालों को अलग बोलता है, आपके पीसीएम पीसीबी वालों को अलग बोलता है। फिर ये एचओडी क्या करते हैं बेटा? एचओडी काम सौंपता है। जैसे कॉमर्स वाला है तो बिजनेस वाले टीचर को अलग काम सौंपेगा, है ना। इकोनॉमिक्स वाले टीचर को अलग काम सौंपेगा, और उसके बाद अपना अकाउंट्स वाले टीचर को जो है वो अलग काम सौंपेगा, हाँ या ना। तो बेटा अकाउंट्स, इको, बिजनेस वाले टीचर्स को अलग अलग काम कौन सौंप रहा है? हमारा कॉमर्स का एचओडी हमारे अलग अलग काम सौंपता है, ठीक है। तो बेटा एचओडीज का काम क्या होता है? एचओडीज का काम ही वही होता है, क्या करना? डिपार्टमेंट्स को देखकर उनको काम असाइन करना, ठीक है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग प्रेजेंट हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, उनको काम असाइन करना। देन ईच जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल, सबको एक जॉब दे दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल। उनकी नॉलेज कितनी है, उनको स्किल कितनी आती है, उसके बेसिस पे उनको काम दे दिया जाता है। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब, कि प्रॉपर मैच बैठना चाहिए कि जिसको जो काम आता है, जिसके पास जो नॉलेज है, उसको वही काम दो, एंड द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो इंसान को जो नॉलेज है उसी हिसाब का काम दो, और जितनी उसकी क्षमता है उतना ही काम दो। ऐसा ना हो कि भैया उसको फाइनेंस का काम तो आता है, अच्छा खासा आता है, तो उसको फाइनेंस का काम दे दिया, लेकिन इतना दे दिया कि 1 महीने का काम बोल रहे हो उसको 1 दिन में करो। तो ऐसा भी ना हो कि भैया उसकी कैपेबिलिटीज के बाहर हो वो चीज़, है ना। ऐसा ना हो कि काम तो आता है, नॉलेज भी है, लेकिन इतना मत दो ना कि वो कर ही ना पाए। समझ आया? वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। इन दी ऑर्गेनाइजेशन ईच एम्प्लॉय हैज वन अथॉरिटी, सारे एम्प्लॉयज के पास एक अथॉरिटी होती है, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके पास एक जिम्मेदारी भी होती है। इट इज नेसेसरी दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो whom he has to task, whom he has to take orders from and to whom he is answerable, कि भैया एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको जवाब देना है, ये चीज उसको पता होनी चाहिए। दिस क्रिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, ये क्या क्रिएट करता है बेटा? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन करता है बेटा। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो बीच का रिलेशन होता है उसको बिल्ड करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन को बिल्ड करता है, एंड हायरार्की भी बनाता है। देखो हायरार्की है ना, इसके नीचे ये, इसके ऊपर ये, हायरार्की है, ठीक है। एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या बेटा? इसको जब प्रॉब्लम आएगी तो वो किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगी। इसको किसी से काम कराना तो किसके पास जाएगा? इसके पास आएगा। आपस में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, आपस में बातचीत चलती रहती है। किसी को कुछ ना समझ आए तो इससे पूछता है, इसको कुछ काम करवाना तो इससे बात करता है। क्लियर है? ये सारे हमारे पास पॉइंट्स थे जो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए जाने चाहिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के एलिमेंट्स को डिस्कस करो। आ जाओ जरा देखते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशंस के फॉलोइंग आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला अथॉरिटी,
अथॉरिटी क्या है बेटा? अथॉरिटी अपन ने काफी बार पढ़ चुका है, मैं फिर भी समझाता हूं आपको। द टर्म अथॉरिटी इंप्लाइज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। राइट मतलब बेसिकली पावर की बात कर रहे हो, कि पावर दे रहे हो किसी को, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन, इतनी पावर दे रहे हो कि वो इंसान कोई निर्णय ले सके, है ना। एंड टू कमांड द सबऑर्डिनेट, की कमांड कर सके, ऑर्डर्स दे सके, ऑर्डर दे सके। कमांड मतलब क्या? ऑर्डर। बेटा ऑर्डर कब देगा? जब पावर होगी। तो अथॉरिटी दे देना मतलब पावर दे देना कि भैया वो इंसान डिसीजन ले सके और लोगों से काम करवाने को ऑर्डर दे सके, मतलब कमांड की पावर दे दी। इट फॉलोज फ्रॉम टॉप टू डाउन, कि भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट से ये कहाँ पे जाती है बेटा? लोअर लेवल, लो लेवल तक जाती है, ठीक है। टॉप टू नीचे जाती है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। इट इज एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूटी, ड्यूटी। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। एक सबऑर्डिनेट की जिम्मेदारी होती है, एक ड्यूटी होती है कि वो जो काम दिया गया हो उसको वो प्रॉपरली करे। कैसे करे बेटा? प्रॉपरली करे। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, वही सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन की वजह से ही आता है। बिकॉज दिस सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन्ड बाय हिम, कि जो ये सबऑर्डिनेट है ये बाउंड है, मतलब इसको करना ही पड़ेगा जो काम इस सुपीरियर ने दिया है उसको। जो काम इस सुपीरियर ने करने को बोला है वो काम तो इसको करके ही देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू, ठीक है। दस इट फ्लोज अपवर्ड। बेटा ये कहां जाती है बेटा? अपवर्ड जाती है। देखो ना, जिम्मेदारी इसको दे दी, अब ये किसको बोलेगा? भैया जिम्मेदारी इसको मिली है तो ये जिम्मेदारी दे रहा है किसको? ये देखो, जिम्मेदारी जो इसने काम इसको बोला गया वो जिम्मेदारी से करने के बाद किसके पास जा रहा है? सुपीरियर के पास जा रहा है और बोल रहा है कि हाँ मैंने कर लिया, आपने जो जिम्मेदारी दी थी मैंने पूरी कर दी। तो मतलब क्या है ये? इट गोज फ्रॉम अपवर्ड, अपवर्ड फ्लो करती है, अपवर्ड, कि जिम्मेदारी मैंने आपने बोली थी मैंने पूरी कर दी, ये मैं उसको बता रहा हूं सुपीरियर को, ठीक है। सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। सबऑर्डिनेट हमेशा बेटा सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी थी ना उसके टास्क को पूरा करना। तो वही तो डाउनवर्ड अपवर्ड बात हुई, डाउन से अप जा रहे हैं। क्लियर है? समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, आंसरेबिलिटी, कि मतलब आप जो है अब आंसर करने के योग्य होने चाहिए फॉर दी फाइनल आउटकम, मतलब फाइनल जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट में आंसरेबल होना चाहिए। रिजल्ट में कि भैया आपका जब रिजल्ट खराब आता है, अच्छा आता है, तो आपको आंसर देना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास थी, जिम्मेदारी आपकी थी अच्छे मार्क्स लाने की, तो इंसान के पास आंसरेबल भी कौन होगा? आप ही होंगे। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, जब अथॉरिटी डेलीगेट करी जाती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करी जाती है, वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी। एक इंसान अकाउंटेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता। अरे जब पावर आपके पास थी, जिम्मेदारी आपकी थी, तो मैं किसी और से सवाल क्यों करूं? मैं तो आपसे बोलूंगा ना, मैं तो सवाल आपसे करूंगा, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी। आप नहीं बोल सकते किसी और से पूछ लो, पावर आपकी। भैया प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पास पावर भी है और जिम्मेदारी भी है। अब मैं सवाल क्या करूं राहुल गांधी से कि भाई साहब आपने ये सेक्शन क्यों लागू किया बताइए, आप जीएसटी क्यों लेके आए बताइए, आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्यों लेके आए? वो बोलेगा भैया मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं लाया ही नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो सवाल? मतलब मैं तो पूछ रहा हूं भाई, आप आंसरेबल हो, आप इतने राष्ट्र नेता हो, आपके पास तो जवाब होना चाहिए ना। अरे जवाब उससे पूछो जिसको जिम्मेदारी दी थी, जिसको पावर दी थी, हाँ या ना? समझ आया? वही अकाउंटेबिलिटी उसको दी जाती है। अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है जिस इंसान के पास पावर थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। इट इज ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी। ये जरूरी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि भैया जिम्मेदारी को पूरा करें और पूरी अथॉरिटी का इस्तेमाल भी करें उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड, बेटा ऊपर की तरफ जाती है, लोअर लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाती है, ठीक है, टू हिज सुपीरियर। जनरली मतलब हाँ, इट फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू दी सुपीरियर, की जो सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये किसको आंसरेबल है? सुपीरियर को आंसरेबल है, ठीक है।
जनरली एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, एक रेगुलर फीडबैक के थ्रू ये एनफोर्स किया जाता है, ठीक है, रेगुलर फीडबैक जरूरी होता है इसके अंदर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट करती है, आइए देखते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी वेज, बहुत तरीके से वो हेल्प करती है, कैसे, सम ऑफ देम आर फॉलोज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। क्विक फीडबैक, एक क्विक फीडबैक मिलता है। प्रेस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, कि प्रेस्क्राइब्ड लाइन जो होती है कम्युनिकेशन की उसको फॉलो नहीं किया जाता। Thus, the informal organization leads to faster spread of information as well as quick feedback। कि भैया इनफॉर्मल है ना, कि भाई अगर दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स मिलके एक कंपनी में काम करें तो वो ऐसे होता है ना, इशारे में, है ना। जैसे आप देखते हो ना किसी फ्रेंड ग्रुप में आप दो दोस्त बैठे हो और कोई तीसरा आदमी आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे अरे वो मैंने मेरे को ना घर पे ना मम्मी बुला रही थी तो मैं ना जा रहा हूँ यार, वो मम्मी को काम था कुछ, है ना। सामने आपका दोस्त बोल रहा है, हाँ यार वो मेरे को भी पापा बुला रहे थे, मैं भी जाता हूँ, है ना। आप दोनों, एक दोस्त इधर गया एक दोस्त उधर गया और गोल घूम के वहां मिल रहे हो, क्यों, क्योंकि वो कनेक्टिविटी है आपस में, इनफॉर्मल रिलेशन है। तो इनफॉर्मल रिलेशन में आप बहुत जल्दी डिसीजन ले पाते हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी होती है, ठीक है। दूसरी बात, सोशल नीड्स, बेटा सोशल नीड्स बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि इट हेल्प्स टू फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स, सोशल नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है। दिस एनहांसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन सिंस इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अंदर से उनको फीलिंग आती है। जब सोशल नीड, आपके आसपास जब जो लोग काम कर रहे हैं अगर उनसे व्यवहार ना रखो तो भैया वो लोग क्या सोचते हैं कि कैसा आदमी है, और आपको भी मजा नहीं आता कि यार मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, हाँ या ना। वो बात अलग है कि हर इंसान का एक अपना तरीका होता है सोशलाइज करने का। कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सोशलाइज करने का क्योंकि इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, लेकिन सोशल नीड्स तो सबकी होती है ना, कि यार मुझसे भी आओ, मुझसे भी बात करो, मुझसे भी पूछो, है ना। तो ये सब चीजें क्या होता है बेटा, ये बिलोंगिंगनेस लाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, सोशल नीड्स को पूरा करती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बी टोटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। क्या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ही सेंट्रलाइज्ड या पूरी ही डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है क्या? गिव योर ओपिनियन। तो ओपिनियन दो भैया, अपनी राय दो, बताओ जरा। नो, An organization cannot be completely centralized or decentralized। एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सेंट्रलाइज्ड पूरी नहीं हो सकती, ना ही पूरी डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है। इट इज बिकॉज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन इंप्लाइज, कि जो पूरा सेंट्रलाइजेशन है वो ये बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर किसके पास होगी, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगी। किसके पास होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट। हर व्यक्ति इनसे पूछने आ रहा है, काम कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। मतलब घर में होता है ना, सारे काम मम्मी से पूछ के करूं, पापा भी मम्मी से पूछ रहे हैं, बच्चे भी मम्मी से पूछ रहे हैं, है ना। सब लोग घर में किससे पूछ रहे हैं? मम्मी से ही पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो जरा क्या बोल रहे हैं, वाइल कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ फ्यू हैंड्स, बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में, ठीक है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है greater autonomy to the lower level of management. Therefore, every organization must have a blend of centralization and decentralization. Decentralization का मतलब क्या है कि भैया decentralization का मतलब है, decentralization का मतलब है कि decentralization का मतलब है कि भैया पावर जो है वो हमने बांट दी लोगों में, लोगों में बांट दी हमने, लोगों में बांट दी हमने, लोगों में बांट दी हमने, ठीक है। लोगों में बांट दी हमने, लोगों में हिस्से कर दिए, बांट दी। अब क्या समझ आ रहा है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन से ये समझ आ रहा है कि हमने हमारी पावर जो है हिस्सों में बांट दी काफी सारे। तो बेटा ये क्या होता है, ना ही पूरा सेंट्रलाइजेशन करना सही है, ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन करना सही है, पर दोनों का एक अच्छा खासा मिक्सचर बहुत बढ़िया है ना। एक थोड़ा ना दोनों का मिक्सचर बहुत बढ़िया है कि अच्छी खासी पावर जो है वो आप जो है अलग अलग लेवल में बांट दो, लेकिन मेजॉरिटी जो आपकी मेन पावर्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होनी चाहिए। ऐसी बात बढ़िया होती है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। जितना काम बढ़ता जाता है ना, उतना हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम पर
decisions need to be decisions to needs to be centralized in priority and key results areas, KRA, की रिजल्ट्स एरियाज। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है बेटा कि जो डिसीजन लेने होते हैं, अब हर डिसीजन मुकेश अंबानी के पास भाग भाग के जाके तो पूछेंगे ना कि यार ये बंदा अच्छा लग रहा है, इसको अपॉइंट कर लें क्या? ये बार बार उनसे जाके तो नहीं पूछोगे ना। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि बेटा हर छोटी चीज के लिए उनसे आप सवाल नहीं कर सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते। कुछ पावर आप अपने पास ही रखो, कुछ पावर अपने पास रखो, कुछ जो है आप बांट दो कि छोटे लेवल के जो डिसीजन है वो उनको लेने दो, बड़े लेवल के डिसीजन वो खुद ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा ब्लेंड जो है अपना देखा गया, और ये सबसे बेस्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जितना लेवल ऑफ बढ़ता जाए ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, उतना डिसेंट्रलाइज्ड ये होता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू लोएस्ट लेवल। कि डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग, मतलब इसका एक जो एक्सटेंशन है वो कहां हो रहा है बेटा? डेलीगेशन का लोएस्ट लेवल पे हो रहा है। कमेंट करिए इस बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल। इट एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल्स। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो कैसे अलग अलग लेवल्स पे बांटी जा रही है। जैसे कि टॉप लेवल पे डिसीजन लेने की जिम्मेदारी अलग है, ठीक है, मिडिल पे अलग है, ठीक है, लोअर पे अपनी अलग है, हाँ या ना? तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। ठीक है, किस ऑर्डर में बेटा? एक हायरार्किकल ऑर्डर में, हायरार्की में, ठीक है, हायरार्की मतलब एक के नीचे एक के नीचे। इट रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये रेफर क्या करता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर बांटने की जिम्मेदारी की बात करता है थ्रू आउट ऑल लेवल, सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड विथ लोअर लेवल। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या होती है बेटा? किस में बांटी जाती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट्स पे बांटी जाती है, उनसे नीचे, द टॉप लेवल से नीचे। एंड इज कॉन्सिक्वेंटली प्लेस्ड नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। कि यार मतलब क्या होता है कि जो इंसान एक्चुअली में डील कर रहा है उसको पावर दो ना यार, जो इंसान एक्चुअली में डील कर रहा है उसको पावर दो ना डिसीजन लेने की। मान लो कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो भैया मतलब मान लो टाटा की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है और टाटा की गाड़ी है और आप खुश नहीं हो उस गाड़ी से, तो क्या रतन टाटा के पास थोड़ी भागने जाओगे यार कि गाड़ी पसंद नहीं आई आपकी? उसको क्या पता, वो तो अपने घर में बैठे हुए थे या अपने बिजनेस कर रहे थे, कुछ चला रहे थे, ऑफिस में थे, उनको क्या पता किस इंसान ने, किस एम्प्लॉय ने कैसी गाड़ी बना दी और किसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है। तो ये चीज लोअर लेवल को हैंडल कर ले दो ना। कस्टमर केयर क्यों बनाया गया? आपके कॉल सेंटर्स क्यों बनाए गए? कि लोअर लेवल पे डिसीजन ले लेने दो। ठीक है, उसके बाद समझ आए सबको? इन अदर वर्ड्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड। कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है ना, वो नीचे ट्रांसफर कर दी जाती है, नीचे नीचे ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके अंदर कुछ और एक्सप्लेनेशन है। डेलीगेशन इज द प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द एंड रिजल्ट। हाँ, एक और चीज बहुत बढ़िया, डेलीगेशन जो होता है बेटा वो प्रोसेस होता है, डेलीगेशन मतलब सौंपना, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बेटा? एंड रिजल्ट होता है। एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड। एक डायरेक्टर जो है वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है बेटा? जिम्मेवारी दे रहा है किसको? प्रोडक्शन हेड को, टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट इसको बनानी है। एंड ऑथराइजेज हिम टू हायर वर्कर्स, क्या और उसको पावर दे रहा है कि लोगों को हायर भी करो। प्रोडक्शन हेड फर्दर शेयर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मैनेजर टू सिलेक्ट दी वर्कर। प्रोडक्शन जो हेड है वो मैनेजर के साथ ये जिम्मेदारी शेयर करता है और बोलता है कि भैया मैनेजर्स को सिलेक्ट करो, मतलब वो लोगों को सिलेक्ट करो, वर्कर्स को सिलेक्ट करो। मैनेजर शेयर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सुपीरियर्स। मैनेजर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बांटता है किसके साथ? सुपीरियर के साथ। हु आर डीलिंग विद वर्कर्स, जो कि वर्कर के साथ डील कर रहा है। एंड ऑथोराइजेज देम टू सेलेक्ट वर्कर्स, और क्या बोलता है? उनको पावर देता है, अथॉराइज करता है कि भैया जाके आप लोगों को, वर्कर्स को सिलेक्ट करो। Here the responsibility is distributed at every level. That's why we say systematic delegation leads to decentralization. कि systematic आप जिम्मेदारी को बांट रहे हो
तो उससे डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे कि क्या, आपके डायरेक्टर ने बोला किसको, आपके प्रोडक्शन हेड को बोला कि भैया मुझे आपसे क्या चाहिए, 20,000 यूनिट्स चाहिए, प्रिपेयर्ड यूनिट्स चाहिए 20,000 यूनिट। अब उसने क्या बोला, उसने बोला मैनेजर को क्या लोग ढूंढ के लाओ, मैनेजर ने बोला सुपीरियर को लोग ढूंढ के लाओ, सुपीरियर ने बोला भैया लोअर लेवल पे सुपीरियर ने लोग ढूंढना चालू किए, ठीक है, लोग ढूंढना चालू किए, वर्कर ढूंढना चालू किए। तो हमने क्या किया, देखो पावर इसने इसको दी, इसने बोला तुम लो, तुमने बोला तुम लो, इसने बोला कि भैया तुम करो, तुम सारे काम ढूंढ के लेके आओ। तो समझ क्या आया, हमने डेलीगेट करते गए पावर्स को, लेकिन इसी को तो कहा जाता है ना डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम इसको पावर दे रहे हैं फिर इसको दे रहे हैं। तो हर लेवल पे अब पावर है डिसीजन लेने की। तो डेलीगेशन से डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप हो जाता है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेहा रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन शी मैन्युफैक्चर्स शूज। नेहा एक फैक्ट्री चलाती है जो कि शूज बनाती है उसके अंदर। द बिजनेस हैज बिकम डूइंग वेल, द बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल, कि बिजनेस जो है अच्छा चल रहा है। एंड शी इंटेंड्स टू एक्सपैंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू लेदर बैग्स एज वेल एज वेस्टर्न वेयर, फॉर्मल वेयर, thereby making her company a complete provider of corporate wear। कि यार वो सोच रही है कि मैं लेदर बैग बना देती हूँ और वेस्टर्न फॉर्मल जो है वो वेयर बनाती हूँ, जिससे मेरा जो कंपनी है वो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर में जो कपड़े पहनते हैं, जो चीज़ें पहनते हैं, उसको काम करने के लिए फोकस करने लग जाएगी, कि जितनी भी चीज़ लोग कॉर्पोरेट कल्चर में पहनते हैं वो सारी की सारी हम बनाएंगे। दिस विल एनेबल हर टू मार्केट हर बिजनेस यूनिट एज दी वन स्टॉप फॉर वर्किंग वुमेन। कि भैया वर्किंग जो वुमेन है, जो लेडीज़ जो लोग काम करती हैं, जो ऑफिस वेयर में सैंडल्स, शूज़, टी शर्ट्स और वो मतलब शर्ट्स, स्कर्ट्स, पैंट्स वगैरह, ब्लेज़र वगैरह पहनते हैं, है ना, बैग्स लेके जाते हैं, वो जो लेडीज़ हैं, वो लेडीज़ को सारा का सारा जो सामान है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा, एक ही, जिसको बोला था ना वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब क्या, एक ही जगह पे आपके सारे चीजों का हल मिल जाएगा। ठीक है, वो ऐसा बनाना चाह रही है इसको कि सारा सामान हमारे यहाँ लेके जाए। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रेकमेंड फॉर हर एक्सपैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई। कौन सा स्ट्रक्चर आप उसको सजेस्ट करोगे, किसको, नेहा को, जिससे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और क्यों। चलिए देखते हैं बेटा, क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्यों ऐसा कर सकते हैं, जरा देखते हैं। तो बेटा इसके अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि इसको कैसा फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, रेकमेंड करना है अपने को। चलो देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर करेंगे इसको रेकमेंड। नेहा मस्ट अडॉप्ट, नेहा को अडॉप्ट करना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर में अपन ने देखा है, अपन अलग अलग डिविजन्स बना देते हैं फॉर हर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एज इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। बेटा अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है ना, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि टाटा जो है वो बेटा अलग अलग डिवीजन बना चुका है। जैसे टीसीएस एक अलग ही अपना है, टाटा ताज होटल्स अपना अलग है ना, तनिष्क अपना अलग है, टाटा सॉल्ट अपना अलग है ना। तो ये अलग अलग डिवीजन बना दिए इनने कि यार इतने सारे बिजनेस एक इंसान के बस की तो बात नहीं है चलाना। तो इनने क्या किया, अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग डिवीजन ही बना दिया। इसलिए हम लोगों ने इसको भी क्या सजेस्ट किया, डिविजनल स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, फॉलोइंग रीजंस के वजह से डिविजनल स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा सूटेबल है। जैसे कि द ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन मोर देन वन प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन किस में डील करती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है। देखो ना क्या बना रही थी पहले, वो पहले बना रही थी शूज, अब बनाएगी बैग, फिर सोच रही है कि उसके साथ वो कॉर्पोरेट वेयर भी बना ले। ऐसे वेयर, कॉर्पोरेट वेयर्स कि मतलब आपके सूट्स हो गया है ना, सूट होता है, ब्लेजर होता है, स्कर्ट्स होती हैं जो कि फीमेल प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सारा है। अब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई होता है ना कि देखो ना, आप जब सिर्फ शूज बेच रहे हो तो आपके पास खरीदने लोग क्या आएंगे, अगर पसंद आए तो जूते खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे, कहीं और से खरीद लेंगे। लेकिन मान लो शूज खरीदने आए थे, लेकिन शूज इतने पसंद नहीं आए, लेकिन बैग पसंद आ गए, तो चलो बैग खरीद के ले जाएंगे, है ना। बैग भी नहीं पसंद आया तो भैया कोई कपड़ा पसंद आ गया तो कपड़े खरीद के ले जाएंगे। मतलब
ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेटा 2 प्रोडक्ट में से कोई चीज पसंद आना इज डिफिकल्ट, लेकिन 10 ऑप्शंस में से कोई चीज पसंद आ जाना इज मच मोर, हाँ कि भैया हो सकता है कि 10 में से कुछ पसंद आ जाए। 2 चीजों में से तो पसंद आना मुश्किल होता है, 10 चीजों में से पसंद आ जाना थोड़ा सा डाइजेस्टेबल होता है कि हाँ आप इसमें से कुछ ले सकते हो। देयर इज अ स्कोप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उधर एक स्कोप है डाइवर्सिफिकेशन का इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंशन टू डिफरेंट टेरिटरीज, कि भैया यहाँ पे अगर वो चाहे तो अलग अलग एरियाज में भी डिफरेंट टेरिटरीज में भी वो एक्सपैंड कर सकती है। क्लियर है? तो ये कुछ इसके प्रोस्पेक्ट्स थे जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्शन मैनेजर asked the foreman to achieve a target production of 200 units per day। एक प्रोडक्शन मैनेजर ने एक अपने फोरमैन आज द फोरमैन टू अचीव, एक अपने फोरमैन को बोला कि भैया तुम्हें 200 यूनिट पर डे का टारगेट जो है प्रोडक्शन का वो अचीव करना है, बट ही डजंट गिव हिम द अथॉरिटी टू रिक्विजिट टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट। पर वो बोल रहा है कि देखो 200 तो तुम्हें बनाने हैं यूनिट, लेकिन मैं तुम्हें पावर नहीं दे रहा हूं कोई भी सामान खरीदने की, पावर नहीं दे रहा हूं कोई भी सामान परचेज करने की। अब भैया उसको कोई भी सामान अगर मतलब 200 यूनिट्स बनाने तो इसको टूल्स भी लगेंगे, इसको रॉ मटेरियल्स भी लगेंगे, है ना? तो वो सब चीजें खरीदने की तो आपने पावर दी नहीं, और उसको बोल रहे हो कि 200 यूनिट्स पर डे आपको बनाना है। तो बताओ, कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ ही इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट? क्या एक फोरमैन जो है, मतलब जो वर्कर है, क्या वो मैनेजर को मतलब मैनेजर जो है वो फोरमैन को दोषी ठहरा सकता है क्या? क्या तूने क्यों नहीं पूरा काम किया जब मैंने तुझे बोला था कि 200 यूनिट्स बन जानी चाहिए? बनेगी कैसे? पावर तो दो उसको, पावर तो दी नहीं है। ठीक है, गिव रीजन बताओ क्या होना चाहिए। चलो देखो जरा। नो, द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम, प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम नहीं कर सकता किसको? फोरमैन को। इफ ही इज अनेबल टू अचीव, अगर वो अनेबल है अचीव करने के लिए द डिजायर्ड टारगेट को अगर अनेबल है अचीव करने के लिए, तो वो उसको ब्लेम नहीं कर सकता फोरमैन को। क्यों? बिकॉज फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज, कि कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है कि यार जो आप पावर दे रहे हो ना, नहीं सिंपल सी बात देखो जरा दोबारा सुनो, जो आप जिम्मेदारी दे रहे हो ना, जिम्मेदारी दे रहे हो उसके लेवल की पावर देनी पड़ेगी। बोल रहे हो दुनिया बचानी है, आपके पास ये हथियार, आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में। अगर एलियन से फाइट हो गई तो, या फिर ज़ॉम्बीज आ गए तो पूरे दुनिया में जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको फाइट करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। सानिध्य सर को सारी की सारी जिम्मेदारी दी जा रही कि आप बचाओगे पूरी दुनिया को। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई साहब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको इतनी सी ऐसी चाकू पकड़ा दिया कि हाँ बचाओ, अब क्या इतना सा चाकू दे दिया कि बचाओ अब। मतलब जिम्मेदारी तो इतनी बड़ी दे दी, पावर इतनी सी दी, तो मतलब कैसे करोगे यार काम? कोई कर ही नहीं सकता। तो कमेंसुरेट with the responsibility that is equal and not more or less authority must be given। कोई भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, कम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उस हिसाब की पावर तो दो। लोअर ग्रांट ऑफ अथॉरिटी विल मेक द पर्सन इनएफिशिएंट, कि लोअर जो अगर आप उसको कम पावर्स दोगे तो यार वो काम नहीं कर पाएगा ढंग से, अपने पर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो भी उसको टास्क दिया गया असाइन हुआ है। दस द मैनेजर कैन नॉट क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, कि मैनेजर जो है उसके ऊपर ये नहीं बोल सकता कि भैया तू आंसर दे मुझे क्यों नहीं हुआ काम, इफ ही डज नॉट ग्रांट अथॉरिटी टू दी फोरमैन, अगर वो उसको पावर नहीं देता है तो। अगर पावर नहीं दे रहा है तो ही हैज नो राइट टू आस्क कि भैया तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें आंसरेबल होना चाहिए। आंसरेबल कैसे होगा यार? उसको पावर भी तो देनी चाहिए थी आपको, हाँ या ना? ठीक है, चलिए बेटा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे KG 1 to 12th आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है।
यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे के सारे आप देख सकते हो ऑल फॉर फ्री ऑन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। आप किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के मोबाइल फोन्स, किसी भी तरह के लैपटॉप पे सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो फॉर फ्री। इवन सानिध्य सर की वीडियोस भी आप फ्री देख सकते हो। हाँ, और जो हमारा एक्सपीरियंस है जिससे नोट्स बनाए जाने चाहिए और जो नोट्स पढ़ के आप 100 में से 100 वाले टारगेट को अचीव कर सकते हो, तो 100 में से 100 वाले टारगेट को अचीव करने के लिए बेटा वो ई नोट्स और ई बुक्स जो हैं वो अपन ने प्रिपेयर करी हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रेस दैट लिंक, यू विल गेट दीज ई नोट्स एंड ई बुक्स। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।